प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रेसकार क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हमने मौर्य साम्राज्य के 8 पार्ट पढ़ लिए थे। 9वां पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक व्यक्ति ये कर्तव्य है कि वो पेड़ लगाएं। तो 1972 को 1972 से पहला पर्यावरण दिवस मनाया था हमने, क्योंकि 1972 के अधिनियम को पर्यावरण का मेघना कार्टा कहा जाता है। तो ऋग्वेद में एक बात कही गई थी कि एक पेड़ लगाने के बराबर यदि आप एक पेड़ लगाते हो तो 1000 लोगों का आपने पालन पोषण कर दिया। तो आज मैं इस पर्यावरण दिवस पर ही आपको कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण बचाएं, प्लास्टिक पर रोक लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को सुरक्षित रखें। तो आपको पता है मैं मौर्य साम्राज्य में आपको पता है उनके लघु वर्द जो स्तंभ थे उनके बारे में बता दिया था। आज मैं आपको पता है मौर्य काल में एक बढ़िया टॉपिक है जो सप्तम जो स्तंभ थे, सप्त स्तंभ, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो आपको बताए दिल्ली जो टोपरा था, जो अशोक का बड़ी लाट थी, जो अशोक की बड़ी लाट कहते हैं और दिल्ली मेरठ छोटी लाट कहते हैं। तो उस समय में आपको पता है सप्त स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ पर सप्त स्तंभ लेख लिखे गए थे। इन सप्त स्तंभ लेखों की क्या क्या विशेषता थी, तो उन सप्त स्तंभ लेखों के बारे में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में आपको स्तंभ लेख के बाद में मैं आपको मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य का अशोक का मूल्यांकन, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके बाद में अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य में कौन उत्तराधिकारी बने, मैं उसको आपको क्रम से बता दूंगा। उसके बाद में हम मौर्य साम्राज्य शुरू करेंगे जहाँ से परीक्षा में आता है। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था मौर्य काल जो था मौर्य काल को साहित्य का सृजन काल कहा जाता था। मौर्य काल में वल्ल्यकूप, अभी जो प्रश्न फर्स्ट ग्रेड तक वल्ल्यकूप किस काल की देन थी, तो वल्ल्यकूप मौर्य काल की देन थी। तो सप्त स्तंभ लेखों के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला सप्त स्तंभ लेख बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसकी पहली जो विशेषता है, अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाई। धम्म लिपि क्या करवाई? उत्कीर्ण करवाई। तो उस धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाने के बाद में इन्होंने लोगों को ये धम्म लिपि उत्कीर्ण कराने के बाद में उन्होंने अपने महामंत्रों को यहाँ तक आदेश दे दिया, इन्होंने यहाँ तक आदेश दिया कि आप लोगों को धम्म के पालन का पोषण करो। धम्म के अनुसार उन्हें लोगों को आदेश दो कि वो धम्म के पालन करें, धम्म के अनुसार लोगों का पालन पोषण हो। वो कौन से स्तंभ लेख में? अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, मतलब 243 ईसा पूर्व। तो अशोक ने इस सप्तम स्तंभ में पहला जो स्तंभ लेख था, पहला स्तंभ, सप्त स्तंभ लेखों के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला स्तंभ जो कह रहा था कि अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, मतलब 243 ईसा पूर्व में उन्होंने धम्म लिपि को उत्कीर्ण करवाया। और इस लिपि में ये कह दिया था कि लोगों का धम्म के अनुसार क्या हो? पोषण हो, या धम्म के अनुसार नियमों का क्या हो? पालन हो। तो कौन से स्तंभ में? अशोक का पहला स्तंभ। अशोक का दूसरा स्तंभ लेख, सप्तम स्तंभ लेखों के बारे में बता रहा हूँ। तो अशोक का पहला स्तंभ था। अशोक का दूसरा स्तंभ लेख, अशोक का दूसरा स्तंभ लेख क्या कहता है? ध्यान से सुना। अशोक का दूसरा स्तंभ लेख में एक प्रसिद्ध वाक्य है, क्या वाक्य है? कियमचु धमे
कियम चू धमे। तो अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में क्या कह रहे हैं? अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में आपने पीछे भी ध्यान दिया, अशोक का दूसरा स्तंभ और सातवां स्तंभ लेख धम के परिभाषा के बारे में है। तो अशोक का दूसरा स्तंभ लेख, जैसे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में भी है, अशोक का दूसरा स्तंभ लेख कह रहा है, प्रसिद्ध एक वाक्य कथन है कियमचु धमे, कि धम क्या है। तो इन्होंने कहा कि धम क्या है, तो उन्होंने वापस इसका उत्तर दिया कि वो पूछ रहा है दूसरे स्तंभ लेख में बोला जा रहा है कि कियमचु, प्रसिद्ध वाक्य कियमचु धमे, कि धम क्या है। तो फिर वो कह रहा है धम क्या है कि अलप पाप, दानशीलता, सत्यवादिता, अत्यधिक कल्याणकारी, अत्यधिक दया, दान, कल्याणी, मधुरता, ये सारे क्या है उसने दूसरे स्तंभ लेख में धमकी बताई कि अलप पाप, अत्यधिक दान, दानवीरता, सत्यवीरता, दया, लोक कल्याण कार्य, ये क्या है धम है। मधुरता, ये सारी क्या है धम है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दूसरे स्तंभ लेख में कहा कि प्रसिद्ध वाक्य कियमचु धमे, कि धम क्या है। तो उसने कहा कि धम अलप पाप, दान, मधुरता, सत्य, ये सारे क्या है धम है। उसके बाद में देख लो तीसरा स्तंभ, अशोक का तीसरा स्तंभ, अशोक का तीसरा स्तंभ लेख, अशोक का तीसरा स्तंभ लेख, इसमें क्या कह रहा है देखो, अशोक के तीसरे स्तंभ में, ये भी 26वें वर्ष, तो अशोक राज्याभिषेक के 26, अशोक के तीसरे स्तंभ में लेख कहता है कि व्यक्ति अपने सकृत्यों की दृष्टि देखता है, अपने अच्छे कर्तव्यों की ओर देखता है, पाप पर कोई नजर नहीं डालता। अशोक का तीसरा स्तंभ लेख कहता है कि व्यक्ति अपने सकृत्यों को देखता है। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने सकृत्यों को क्या करता है देखता है, लेकिन वो अपने पाप के ऊपर दृष्टि नहीं डालता है। फिर उसने कहा कि कौन से पाप, उन्होंने बताया कि ईर्ष्या, घृणा, आश्रय, क्रोध, ये सारे क्या है पाप। तो उन्होंने अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में कहा कि व्यक्ति अपने सकृत्यों की सकृत्यों के ऊपर दृष्टि डालता है, लेकिन वो पापों के ऊपर दृष्टि नहीं डालता। वो अशोक के कौन से स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ लेख में है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये हुआ आपका अशोक का कौन सा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। उसके बाद में देखिए अशोक का चौथा स्तंभ लेख, अशोक का चौथा स्तंभ लेख, इस पर भी ध्यान देना। अशोक के चौथे, वही बात, तो हम इस पर एक चर्चा कर देंगे। अशोक के राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, मतलब 243 ईसा पूर्व। तो ध्यान देना, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष 243 ईसा पूर्व में क्या कह रहा है अशोक? देखो अशोक कह रहा है, अशोक के चौथा स्तंभ लेख में क्या कह रहा है? देखो अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष मतलब 243 ईसा पूर्व में मैंने, देखो क्या जोरदार बात है, मैंने राजुकों, मैंने इन्वर्टेड मतलब मैंने राजुकों को दंडात्मक और उपदेशात्मक आदेश दे दिए हैं। क्या कह रहा है? देखो अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, अशोक कह रहा है, चौथा स्तंभ लेख में क्या कह रहा है? अशोक का चौथा स्तंभ लेख कह रहा है अशोक के राज्याभिषेक 26वें वर्ष मतलब 243 ईसा पूर्व में अशोक ने कहा मैंने राजुकों को दंडात्मक और अधिकार दे दिए हैं। मैंने राजुकों को दंडात्मक और आदेशात्मक क्या दे दिए हैं? आदेश दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? कि मैंने राजुकों को दंडात्मक और उपदेशात्मक आदेश दे दिए हैं। कैसे आदेश? जैसे एक लाइन है इसमें कहा जाता है, अशोक कह रहा है कि एक माँ एक शिशु को
एक शिशु को माँ, इसी चौथे में कह रहा है, एक शिशु को माँ अपने बच्चे को, एक शिशु को माँ अपनी कुशल, एक शिशु को माँ एक कुशल दहाई को सौंप देती है। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। अशोक कह रहे हैं एक शिशु को माँ कुशल दहाई माई को सौंप देती है। तो मैं, फिर कह रहा है अशोक, तो मैंने राजुकों को ये प्रजा सौंप दी कि वो किस तरह इन लोगों की सहायता करें। तो कौन से सप्त स्तंभ लेख में? सप्त स्तंभ लेख में ऐसे कहा कि एक शिशु को अपनी माँ कुशल दहाई माई को सौंप देती है पालन पोषण करने के लिए। उसी तरह मैंने ये जनता को लोक कल्याणकारी है, जनता को सुख के लिए मैंने किसको सौंप दी? राजुकों को सौंप दिया, कि मैंने आदेश राजुकों को सौंप दिया। अब राजुक जाने वो किस तरह से उनका पालन पोषण करें। तो कौन सा? सप्तम स्तंभ लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन। पांचवा स्तंभ लेख, ये भी ध्यान देना। अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष मतलब 243 ईसा पूर्व में, 243 ईसा पूर्व में मैंने 23 पशुओं की, पशु या पक्षियों की, मैंने 23 पशु और पक्षियों की प्रतिबंधित सूची जारी की। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रतिबंधित पशुओं और पशु पक्षियों की क्या जारी की? सूची। अशोक का 5वां स्तंभ लेकर है कि अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष 243 ईसा पूर्व में मैंने 23 पशु पक्षियों की प्रतिबंधित सूची क्या की? जारी की। कि मैं जिस पशु पक्षियों पर प्रतिबंधित लगा हुआ था उन प्रतिबंधित पशुओं की मैंने सूची क्या कर दी? जारी कर दी। उसने यहाँ तक कहा कि जो घोड़े और बेल दागने की जो प्रथा थी विशेष तिथियों में, विशेष दिनों में, विशेष तिथियों में, उसने यहाँ तक कह दिया कि विशेष तिथियों या विशेष दिनों में घोड़े और बेलों की दागने की प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। फिर उन्होंने एक और बात कही कि अशोक ने 5वें स्तंभ लेख में ये भी कहा, उन्होंने ये कहा कि जो पशु पक्षी होते थे उनको, या पालतू जानवर जो होते थे, पालतू जो जानवर होते थे उनको बंधीकरण नहीं किया जाता। बंधीकरण का मतलब होता है उसको नसबंदी नहीं किया जाता था। तो उसने कौन से 5वें स्तंभ लेख में कहा था। उसके बाद में देखिए छठा स्तंभ लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत मौर्य साम्राज्य मैंने बारीकी से पढ़ा है आपको। कोई भी, जहाँ तक हो मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता, एकदम शानदार तरीके से आपको मौर्य, टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छा मैटर जाए, और अच्छा मैटर आदमी को हमेशा सफलता दिलाता है। छठा स्तंभ लेख क्या कह रहा है? देखो छठा स्तंभ शिलालेख कह रहा है वही बात कि छठे स्तंभ में अशोक ने कहा कि सभी जनता सुखी हो, सभी जनता क्या हो? सुखी हो, सभी जनता सुखी हो। और एक चीज और है कि सर्वलोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं होता। सर्वहित लोकहित जो कार्य है वो सबसे उत्तम होता है, उनसे बढ़िया कोई कर्तव्य नहीं होता। एक जगह और इन्होंने बात की, सभी जनता है वो क्या हो? सुखी हो। एक चीज और कह रहे हैं छठे स्तंभ लेख में इन्होंने कहा कि मैं सभी संप्रदाय के लोगों का
पालन करता हूँ, मैं सभी संप्रदाय के लोगों का पालन करता हूँ। कौन से स्तंभ लेख में? छठे स्तंभ लेख में कहा गया था। तो ये हुआ आपका कौन सा स्तंभ लेख? छठा स्तंभ लेख। अब सातवां स्तंभ लेख, सातवां स्तंभ लेख, ध्यान देना इस पर भी। बेस मैंने आपको 10वीं की बुक में मिल जाएगा। आपको कई बार पूछ लेते हैं अशोक ने धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ में दे रखी है? तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है बोर्ड की परीक्षा 10वीं की किताब में सामाजिक में दे रखा है। तो आपको सीधा उदाहरण उठाए कि अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ में? तो आपको कुछ नहीं उठाना है। दूसरे स्तंभ में तो ध्यान में रखना, उन्होंने पूछा केमुचु धमे, धम क्या है? और दूसरे में उन्होंने सातवें स्तंभ में उन्होंने धम्म की परिभाषा बता दी कि भाई धम्म का सार या धम्म की परिभाषा, धम्म के बारे में धम्म का सार बता दिया पूरा। तो सातवां स्तंभ ले कह रहे हैं धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या। बहुत शानदार क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया, अशोक के धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय का एक अंग था, राहुलोवाद या सिंगोलोवाद, जहां से ली गई थी परिभाषा। लेकिन आपसे ये पूछ रहे कि कौन से स्तंभ में, जब आपको सीधा कहना है। दूसरे में तो पूछा धम्म क्या है, केमुचु धम है, और सातवें में उन्होंने कह दिया कि धम्म की व्याख्या। तो अशोक का सातवां स्तंभ लेख कह रहे धम्म की व्याख्या। एक तो ये ध्यान में रखना है कि अशोक के सातवें स्तंभ लेख में कहा गया धम्म की व्याख्या। उसने यह तक ये दिया कि कहाँ भी मतलब उन्होंने ऐसे लोगों को कह दिया कि धम्म का प्रचार प्रसार हो ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़ और है इसमें, एक तो आज धम्म की क्या आ गई व्याख्या, दूसरी इस स्तंभ लेख में, इस स्तंभ लेख में निग्रंथ कौन से? मैंने आपको पीछे, आपको याद है तो मैंने जैन ग्रंथों में बताया था, महावीर स्वामी से पहले जितने भी तीर्थकर होते थे निग्रंथ कहा जाता था। और निग्रंथ का मतलब क्या होता था? बंधन रहित, बंधनों का न होना। तो इस स्तंभ लेख में निग्रंथ कौमा आजीवक संप्रदायों का क्या मिलता है? संप्रदायों का उल्लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो एक तो सातवें स्तंभ लेख में धम्म की क्या की गई? व्याख्या की गई थी। और दूसरी इसमें ये बात जोड़ी गई कि इस स्तंभ लेख में निग्रंथ और आजीवक संप्रदाय का क्या किया गया था? उल्लेख। तीसरी बात और है, इस स्तंभ लेख में यह भी कहा गया था कि 8 कोस की दूरी में सड़कों के किनारे छायादार क्या लगाया जाए? वृक्ष लगाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस स्तंभ लेख में, इस स्तंभ लेख में ये भी कहा गया, कहा गया कि 8 कोस की दूरी, 8 कोस की दूरी पर सड़कों के किनारे छायादार क्या लगाएं? वृक्ष लगाएं। तो अशोक का सातवां स्तंभ लेख की ये क्या है? व्याख्या। तो आपको पता है मैंने ये 7 स्तंभ जो एक जगह जहाँ दिल्ली टोपरा स्तंभ पर खोदे हुए थे, उत्कीर्ण किए गए, उन स्तंभ लेखों की मैंने आपको विशेषता बता दी। तो ये 7वें स्तंभ लेख की परिभाषा है। उसके बाद में आइए आप अगला टॉपिक, उसके बाद में टॉपिक है देखो अशोक के लघु स्तंभ लेख। देखो इसमें भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अशोक के लघु स्तंभ वे थे जिन पर आपको पता है अशोक ने जो राजकीय घोषणाएं की थी। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि अशोक की जो राजकीय घोषणाएं थी वो कहाँ थी? तो अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेखों में थी। अशोक ने अपनी जो राजकीय घोषणाएं की थी वो अशोक ने लघु स्तंभ लेखों में की थी। अशोक के जो राजकीय घोषणाएं करता था वो लघु स्तंभ लेखों में किया करता था। तो हम कह सकते हैं कि अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन से? जैसे मैं एग्जांपल दूं, अशोक का लघु स्तंभ सांची जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, या मैं बात करूं सारनाथ वाराणसी यूपी में, या यदि मैं बात करूं कौशाम्बी जो यूपी में है, ये सारे निगाली सागर या निगलवा सागर या रूमनदेही, ये सारे क्या थे? अशोक के लघु स्तंभ लेख थे। तो इस अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं होती थी। इनको अशोक ने जो राजकीय घोषणाएं की उन राजकीय घोषणाओं को लघु स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक ने जो भी राजकीय घोषणाएं की वो राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभों में की गई थी।
इसलिए उन्हें लघु स्तंभ कहा जाता था। तो हम सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, अशोक जो अपनी राजकीय घोषणाएं करता था वो राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभों में की गई थी। और मैं आपको उसको बताऊं कि वो कौन से लघु स्तंभ थे जिनमें राजकीय घोषणाएं की गई थी। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं सांची, तो आपको पता है सांची रायसेन एमपी में, मध्य प्रदेश। तो आपको पता है अशोक के लघु स्तंभ लेख सांची रायसेन मध्य प्रदेश में। दूसरे यदि मैं बात करूं सारनाथ, तो आपको पता है सारनाथ वाराणसी यूपी। अब देखो इसमें ध्यान में रखना है कि सांची रायसेन एमपी ये एक लघु स्तंभ लेख था। सारनाथ वाराणसी यूपी, इसकी खोज ध्यान में रखना है आपको। सारनाथ जो वाराणसी यूपी में था, इसकी खोज ध्यान में रखना आपको। इसकी खोज स्टाइल या वारेन स्टाइल ने की थी। स्टाइल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो आपको पूछेगा कि सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी यूपी, स्टाइल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और तीसरी यदि मैं बात करूं, आपको पता है कौशाम्बी, तो आपको पता है कौशाम्बी भी कहाँ है? यूपी में है। और इसकी खोज 1834 में कैप्टन बरट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बरट ने इसकी खोज की थी। अब आपसे प्रश्न आ जाएं और भी। तीसरा यदि बात करूं चौथा पांचवेंगी, तो आपको पता है निगाली सागर, तो आपको पता है रूमनदेही जिले में है। ये रूमनदेही जिला है, रूमनदेही जिला नेपाल में है। तो आपको पता है निगाली सागर। देखो सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी यूपी, स्टाइल ने इसको खोजा था। कौशाम्बी यूपी में 1834 में कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा। निगाली सागर रूमनदेही नेपाल, और इसकी खोज आपको पता है, ध्यान में रखना है, इसकी खोज 1895 में फयूरर ने इसको खोजा था। और एक और है इसका पांचवा लघु स्तंभ लेख, जिसका नाम है रूमनदेही, ये भी रूमनदेही जिले में नेपाल में। इसकी खोज भी 1895 में फयूरर ने की। तो ये आपको पता है अशोक के लघु स्तंभ लेख है। इन लघु स्तंभ अशोक ने अपनी राजकीय घोषणाओं की क्या की थी? घोषणाएं की थी, इसलिए इन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो सांची रायसेन एमपी, सारनाथ वाराणसी यूपी, स्टाइल ने इसको खोजा। कौशाम्बी यूपी 1800 कैप्टन बर्ट ने खोजा। निगाली सागर रूमनदेही जिला है नेपाल में 1895 में, और रूमनदेही भी जिला है नेपाल में। आपको पता है दोनों, ये तो निगाली सागर स्तूप ने अशोक ने जब इस निगाली सागर स्तूप कनक मुनि के स्तूप को मतलब उसको अलग करके फिर उनको दोगुना इसका आकार बढ़ा दिया था। और रूमनदेही अभिलेख अशोक के जन्म से संबंधित है, क्योंकि आपको महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये रूमनदेही अभिलेख नेपाल में है। और ये एक और बढ़िया चीज़ है, आपको मैं इसको नोट के रूप में लिखाऊं, रूमनदेही अभिलेख एकमात्र ऐसा मौर्य काल का मतलब अभिलेख था, छोटा अभिलेख था, और ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन कर रहा है। आपको यदि प्रश्न पिछली बार बोर्ड में भी पूछा था कि रूमनदेही अभिलेख का मूल विषय क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है रूमनदेही अभिलेख का मूल विषय आर्थिक व्यवस्था। इसको आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, या इसको करारोपण अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसमें इसी रूमनदेही अभिलेख में आपको पता है मौर्य काल में 2 करों का उल्लेख मिलता है, एक भाग और एक बलि। बलि तो इच्छा से दिया जाने वाला कर स्वेच्छा से, और भाग एक भूमि कर था। तो इस रूमनदेही और अशोक के महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में ये पुष्टि प्रदान करता है। तो ये अशोक के लघु स्तंभ लेख थे। इन लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राज्य की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। तो ये तो वह आपका कौन सा? अशोक का लघु स्तंभ लेख। उसके बाद में देखिए आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के एक और आता है बौद्ध धर्म के संघों को भेद, कि बौद्ध धर्म में संघ भेद से संबंधित लघु स्तंभ।
ये भी शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं कई बार कि कौन से ऐसे मतलब लघु स्तंभ लेख हैं जो बौद्ध संघ के भेद को लेकर संबंधी के बारे में उपदेश दिया गया था। तो बौद्ध धर्म में संघ भेद को लेकर संबंधी लघु स्तंभ लेख, तो आपको एक ध्यान रखना है, एक तो ध्यान में रखना है सांची, जो परीक्षा में पूछा जाता है, सांची, कौसाम्बी और सारनाथ। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको कि सांची, कौसाम्बी और सारनाथ ये 3 ऐसे लघु स्तंभ लेख हैं जो बौद्ध संघ के बारे में भेद को लेकर ये शिलालेख हमें वर्णन करते हैं। तो आपको पता है, मैंने एक पीछे प्रश्न बता भी दिया, सांची, कौसाम्बी, सारनाथ ये कहते हैं कि जो बौद्ध संघ को लेकर यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ को लेकर यदि भेदभाव या फूट डालता है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि भाई कौसाम्बी अभिलेख में ये कहा गया था, जो यूपी में था, जो उत्तर प्रदेश में था, कौसाम्बी अभिलेख में, और आपको पता है पाटलिपुत्र के महामंत्रों के आदेश दे दिया था, कौसाम्बी और पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दे दिया कि जो व्यक्ति बौद्ध संघ में फूट डालेगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो व्यक्ति बौद्ध संघ में फूट डालेगा उन्हें उत्तरीय वस्त्र उतराकर सफेद कपड़े पहनाकर एक अयोग्य स्थान पर छोड़ दिया जाता था। क्या छोड़ दिया जाता था? अयोग्य स्थान पर छोड़ दिया जाता था और इसे बौद्ध संघ से निष्कासित किया जाता था। उसका प्रमाण हमें कौसाम्बी में मिलता है, कौसाम्बी, सारनाथ, सांची में। और ये भी कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ के नियमों को उल्लंघन करेगा तो उसे उत्तरीय वस्त्र पहनाकर, सफेद कपड़े पहनाकर अयोग्य स्थान पर छोड़ दिया जाता था और उसे निष्कासित बौद्ध संघ से कर दिया जाता था। ये कौन से लघु स्तंभ लेख में? सांची, कौसाम्बी। अब आपको ये भी एक प्रश्न पूछेगा कि कौसाम्बी आपको पता ही है, कौसाम्बी यूपी में, जिसको रानी का अभिलेख कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। कौसाम्बी और पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दे दिया कि ऐसे लोगों को आप निष्कासित कर सकते हो। फिर एक प्रश्न और आता है, कौसाम्बी के बारे में मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया, कौसाम्बी अभिलेख। तो आपको पता ही है लघु स्तंभ अभिलेख था। इस कौसाम्बी अभिलेख को हम रानी का अभिलेख कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कौसाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी थी जिसका नाम था कारुवाकी, तो इसे कारुवाकी अभिलेख भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख में यूपी में आपको पता ही है, इस कौसाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं और इस अभिलेख को हम दान पुण्यात्मक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि कारुवाकी ने यहाँ पर दान पुण्य का उल्लेख किया था, दान पुण्य किया था, इसलिए मैं कौसाम्बी अभिलेख को दान पुण्य का अभिलेख भी कहा जा सकता है, या इसको रानी का अभिलेख भी कहा जा सकता है, या इसको कौसाम्बी अभिलेख भी कहा जा सकता है, या इसे ज्ञानात्मक अभिलेख भी कहा जाता है। और इसी अभिलेख में अशोक की एक रानी थी कारुवाकी और एक उसके एक पुत्र का नाम था तीव्र, इन दोनों का क्या मिलता है? उल्लेख। तो ये था कौन सा अभिलेख? कौसाम्बी अभिलेख। तो ये आपका स्तंभ लेख और ये बौद्ध धर्म के संघ भेद को मैंने आपको चर्चा की। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए तो बौद्ध संघ का उत्तर अशोक का मूल्यांकन, उसके उत्तराधिकारी और बौद्ध धर्म का मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उसके बाद में मौर्य प्रशासन